एनएसडी के दौरान ही मार्शल मर्सियो भी आए थे हिंदुस्तान में, तो रीटा जी हमको ले गई थी। आई जी आईसीसीआर में ले गई थी वो हमको उनसे मिलवाने। तो वो उसी दौरान क्या हुआ था कि मैं जब हम इंग्लैंड गए थे तो लौटते वक्त पेरिस में एक रात रुकना पड़ा। तो मैंने लोगों ने तो वहां से वो परफ्यूम खरीदा, तो मैंने मार्शल मर्सियो की किताब खरीदी। अच्छा। और वो जब यहाँ आए तो मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मतलब ये तो ऐसे मिला जैसे भगवान मिल गया। उनसे फिर ऑटोग्राफ लिए मैंने, विच वॉज ग्रेट। ऑटोग्राफ देखा है क्या? ये देखिए दादा, ये मार्शल मर्सियो एंड हाँ, ये उनके ऑटोग्राफ है। ये मार्शल मर्सियो इधर उसका किताब लिया मार्शल जी। ही वाज वेरी, मतलब बहुत ही प्यारे इंसान मुझे लगे, बहुत हम्बल थे। बहुत हाइट तो बहुत कम थी, लेकिन कमाल कलाकार थे। अच्छा जी। ये हैं फाश, आई एम सॉरी आई कांट प्रोनाउंस योर नेम, FASIH, फासिह। Hi sir, happy to see you. Maybe I am also happy to see you, dear. अच्छा लगा आप लोग मेरे को, आप यू वोंट बिलीव, जो भी देख रहे हो, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि मैं बड़े भाई निरंजन दा के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सम्मान की बात है, मेरे लिए। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि ये मेरे लिए कितने सम्मान की बात है कि एक लेजेंड के साथ मैं शेयर कर रहा हूं अपने विचार। थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि निरंजन दा तो निरंजन दा है। हालांकि वो बहुत हम्बल, बहुत प्यारे इंसान है और मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी शख्सियत के सामने बैठना हिम्मत चाहिए होती है। बट वो सबको बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं। वो जो भी जाता है उनके पास, निरंजन दा के पास, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई एम हैप्पी दादा। बिल्कुल। एक और भेजनी है, कोई आया तो मैं एक किताब और मैं आपको भेजने वाला हूँ। आई हैव अनदर बुक ऑल्सो, आई हैव अनदर बुक ऑल्सो, आई वॉन्ट टू सेंड दैट ऑल्सो। ये मार्शल मर्सियो वाली, क्योंकि इसमें तो मेरा बहुत वो है, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो दिस आई कांट स्पेयर। बट एक और है माइम की किताब, वो मैं जरूर भेजूंगा आपको। जी, मैं जरूर भेजूंगा आपको। कोई आ रहा हो या अगर आपका कोई स्टूडेंट हो जो आए दिल्ली, तो मैं उसके हाथ भी भेज सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं पार्सल कर दूंगा। दिल्ली एक बार जाएंगे तो हम दिल्ली मिलेंगे, बात करेंगे। जी दादा, श्योर, बाय ऑल मीन्स, श्योर। ये हैं जी, आलोक हैं, मैं बिहार से हूँ। प्रणाम, जीते रहो। पलक हैं, हाय सर, प्लीज रिप्लाई। पलक, मैं देख नहीं पाया, आपने पूछा क्या था बेटा? यहाँ पर आई कैन सी योर नेम। श्रीधर है, नाइस टू सी यू। सेम हेयर, आई एम ऑल्सो हैप्पी टू सी यू। लेकिन ये पता नहीं, अरे रुद्र भी है, नमस्कार। ये भी बहुत बढ़िया लड़का है, ये बहुत सुंदर ग्रुप चला रहा है। हाँ पलक, हाय सर, आई एम फ्रॉम सहारनपुर। गुड टू नो दैट। सर, पहला प्रश्न है कि आपके अनुसार थिएटर में निर्देशक की भूमिका कैसे बदल रही है, विशेष रूप में आज के डिजिटल युग में, जो कि मोबाइल आ गया, स्मार्टफोन्स आ गए और बहुत ज्यादा तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा बदलाव। हाँ, तो देखो ऐसा है दोस्त, एक जमाना था, मतलब जब डायरेक्टर का मतलब हवा होता था, डर लगता था डायरेक्टर होना। लेकिन अभी जो नई जनरेशन है, इन्होंने वो कंसेप्ट बदला है धीरे धीरे। इसमें क्या है, दे हैव बिकम फ्रेंडली आल्सो, बट दे हैव केप्ट ए लाइन इन बिटवीन कि यू डोंट क्रॉस दैट लाइन, यू हैव टू मेंटेन द रेस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, जिसको आप निर्देशक या डायरेक्टर कहते हैं। उसका कारण होता है, देखिए क्या होता है, प्ले को जब आप पढ़ते हैं तो जो एक्टर पढ़ता है उसके दिमाग में एक नजरिया बनता है कि मेरा कैरेक्टर या ये नाटक ये कहता है, इसमें इसका थीम ये है, लेखक जो है ये कहना चाहता है। अब क्या है, उसको
जब लेखक ने लिखा तो उसकी एक इंटरप्रिटेशन थी, फिर डायरेक्टर ने उसको पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद उसकी एक इंटरप्रिटेशन हुई, फिर जब वो एक्टर को सुना रहा है तो एक्टर अपने दिमाग से सोच रहा है। लेकिन अगर 20 एक्टर हैं तो 20 अलग अलग सोचेंगे तो नाटक तो कभी तैयार हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है यू हैव टू हैव अ लीडर जो आपको गाइड करे, जो आपकी एनर्जीज को इकट्ठा करके आपको गाइड करे और जानते हुए आपका टैलेंट, आपका हुनर जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको चैनलाइज कैसे किया जा सकता है। और इंटरप्रिटेशन थ्रू आउट द प्ले एक ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप अचानक कभी अपना जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसको भी लेके बीच में ले आए तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, वो फिर बिखराव हो जाएगा, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाओगे। मेरा ये मानना है। और कोई सवाल? मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, प्ले राइट भी कलाकार है, इमेजिनेशन अलग है, डायरेक्टर का इमेजिनेशन है, एक्टर का इमेजिनेशन अलग है, तो तीनों मिला के फिर उसको तैयार करने पड़ता है एक्टर को, कोई कैरेक्टर जिसको बिल्कुल बिल्कुल हाँ दादा ये हाँ डायरेक्टर के साथ मतविरोध हो जाए या मनोविरोध जाए तो छोड़ देंगे, वो एक्टर काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल एग्री, हैंडल करने पड़ता है। ट्रू ट्रू ट्रू, सहमत, आपसे सहमत। जी प्रश्न है कि रंगमंच में अभिनय करते समय एक पात्र की यानी गहराइयों तक पहुंचने के लिए आप दोनों अपने अपने क्या मेथड्स यूज करते हैं? देखो बेटा, ऐसा होता है कि मेरा ये मानना है, अब तो मैं मतलब 73 इयर्स ओल्ड हो गया हूँ। yes, तो मेरा ये मानना है, मैंने इतने डायरेक्टर्स को और इतने फॉर्म्स देखे हैं, पारसी थिएटर भी देखा है और रामलीला भी देखा है और रिचर्ड शेखनर को भी देखा है। हर डायरेक्टर का एक अपना तरीका होता है काम करवाने का। मकसद सिर्फ होता है कम्युनिकेट करना, वो किस विधि से, किस माध्यम से, किस आर्ट की फॉर्म से वो पहुंच सकता है ऑडियंस तक। तो इसके कई तरीके हैं। अब एक्टर जो है ये टूल है डायरेक्टर का, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू कंटेंट बाहर निकलता है। अब क्या होता है, एक थ्योरी है मेथड एक्टिंग, एक थ्योरी है मेलोड्रामा की बहुत तगड़ी चली थी, फिर बॉडी थिएटर बहुत चला जिसमें फिजिकल थिएटर का आया, फिर बादलदा का जो एक आया बिल्कुल डिफरेंट ही, ग्रोटोवस्की का आया वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। कथकली में भी कंटेंट होता है, वो अपने तरीके से बयां करते हैं। कोई भी, मेरा ये मानना है आज की उम्र के हिसाब से 73 साल में कोई भी तरीका गलत नहीं है और कोई भी तरीका फाइनल नहीं है। ये कह देना कि बस एक्टिंग का मतलब ये, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने तकरीबन हर फॉर्म में मैंने नाटक किया है। बैरी जॉन सर, पहले अलकाजी सर थे हमारे, जब हम एडमिशन लिया तो 1-1.5 साल उनके साथ रहे, तो उनका बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच था थिएटर को लेके। वो सीखा उनसे, क्राउड सीन्स को कैसे हैंडल किया जाता है, कंपोजिशंस क्या होती हैं। वो ही वाज ए ग्रेट पर्सन, मतलब कमाल। वो तो उनकी तो खैर, और पेंटिंग, चूंकि वो पेंटिंग में बहुत रिसर्च करते थे, तो कंपोजिशन का कंसेप्ट जो था, वो ट्रायंगुलर जो कंपोजिशंस होती हैं, एक्टर्स को कैसे ये हमने अलकाजी साहब से सीखा। तो उसके बाद बैरी जॉन सर आए, उनसे सीखा, उनका बिल्कुल ही डिफरेंट था। उसमें बॉडी ज्यादा इस्तेमाल होती थी, इनर सेल्फ बहुत इस्तेमाल होता था, वो एक अलग तरीका था। फिर बीबी कारंथ आए, उनका बिल्कुल ही अलग उनका म्यूजिकल थिएटर का कंसेप्ट था। तो एक्टर को जो है, मैं जब स्टेज पे आता हूं तो मैं युवराज शर्मा को हैंगर पे बाहर ग्रीन रूम में टांग के आता हूं। मैं जब स्टेज पे होता हूं तो मैं उस तरह से चलता हूं जो डायरेक्टर ने और मैंने मिलके उस कैरेक्टर को कंसीव किया है। मैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे अगर ऑडियंस में तालियां बजती नजर आए तो मैं उत्साहित होकर मैं अपने दायरे से बाहर होकर फालतू की एक्टिंग करनी शुरू, हाँ वो अननेसेसरी करना शुरू करूं, वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जब मैं अपने लिए परफॉर्म करता हूं या मैं गैलरीज के लिए प्ले करना शुरू करता हूँ, ये जानते हुए कि ओहो ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा है, फिर तो कमाल है, मैं और अच्छा करता हूँ, मैं और जोर लगाता हूँ। हाँ, देखो क्या हुआ कि मुझे याद है, एक जर्मन डायरेक्टर आए थे, दादा तो जानते हैं उन्हें, ये फ्रिट्ज वेनेविट्स।
तो उन्होंने हमारे साथ ओथेलो किया था। अब ओथेलो को ब्रेख्तियन तरीके से करना, एक होता है शेक्सपियरियन तरीके से जहां बहुत कॉस्ट्यूम ड्रामा और सेट और सीन्स और ये और वो, और ये थे, कोई सेट ही नहीं था हमारे, सिर्फ प्रॉप्स रख दी जाती थी और बस डिक्लेयर हो जाता था कि ये साइप्रस है, ये महाराजा का, एक चेयर रख दी बड़े वाली सिंहासन, यानी राजा का महल है, खत्म कहानी। ज्यादा वो ध्यान नहीं, क्योंकि ब्रेख्तियन तरीके से उनका कंसेप्ट ये था, कंटेंट पे ध्यान दो, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। ये उनका एलिनेशन थ्योरी जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल ही अलग था। और वो मतलब उसने हमें ये फ्रिट्ज बेनेविच थे, जब ओथेलो करवा रहे थे तो वो हमको कहते थे, व्हाई डू यू एक्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ एक्टिंग, डोंट एक्ट, रिएक्ट। वो कहते थे पहला डायलॉग नाटक का वो एक्शन है, उसके बाद जो भी बोला जाएगा दैट इज रिएक्शन ऑफ द अर्लियर एक्शन। तो एक्टिंग का मार्जिन ही कहां पर है? एक्टिंग क्यों करते हो? यू लुक स्टूपिड। नाटक नहीं करना है, आपको समझना है क्यों है आप स्टेज पर, क्या करना है, किसके लिए आए और किसको जवाब दे रहे हैं, और जवाब इस तरह देना है बिकॉज यू आर ए स्टोरी टेलर, कि वो ऑडियंस तक पहुंचे, ना कि उस कैरेक्टर तक। कैरेक्टर को तो आपकी लाइन मालूम ही है, वो ऑडियंस तक कहानी पहुंचनी है। सो वी ऑल आर स्टोरी टेलर। तो माध्यम अलग है, आई डोंट हैव टू एक्ट। मैं जो हूं मैं ऐसा ही हूं। अगर युवराज शर्मा को डॉक्टर का रोल मिलता है तो डॉक्टर कोई अलग तरीके से थोड़ा ही जिंदगी में बिहेव करते हैं, वो इंसान है, इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। बाकी जो उनका प्रोफेशन है, साइंस है, उसे इंजेक्शन लगा दिया, दवाई दी, लेकिन बोलते तो इंसानों की तरह ही है ना। तो डॉक्टर बनते ही मैं अचानक कहूं नहीं डॉक्टर होता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे चश्मा लगाना है और कैसे हो और क्या करते हो, ऐसा नहीं होता था। इंसान है, इंसान ही रहेगा। हाँ, मतलब लॉजिक नहीं है। तो एक्टर को सिर्फ ये समझना है, एक्टिंग ना करके जो लेखन है, जो कंटेंट है, जो उसके डायलॉग है, उसको अकल से सोचे और बताए ऑडियंस को कि लिखने वाला ये लिख गया है कि अगर तुम आ गई होती पहले तो मैं तुमसे ये सवाल नहीं पूछता, तो इसमें एक्टिंग कहां से करनी हुई? मैंने तो सवाल पूछा है। एक डायलॉग जो एक सवाल है, रिएक्शन है, फिर वो जवाब देगा या देगी। तो इट इज दैट सिंपल। तो मतलब मैं ये नहीं कहता कि यही तरीका ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि ये तरीका गलत है। मुझे इसमें सुविधा होती है, युवराज शर्मा को ऐसा करने में सुविधा होती है, और मुझे लगता है कि मैं बात पहुंचा पाया। लोग तो रामलीला में वो बिल्कुल ही अलग तरीके की एक्टिंग होती है, और विभीषण तुम बोलते हो, और लोगों को वो भी समझ आता है, और 5000 की ऑडियंस वो भी सुनती है और तालियां भी मारती है, पैसे भी देती है। तो गलत तो वो भी नहीं है। लेकिन मैं जो करता हूं, मैं एज ए थिएटर पर्सन, जब मैं स्टेज पे जाता हूं, मेरा रिफाइंड वर्जन होता है, उसी चीज को एस्थेटिकली मैं एक अलग तरीके से पेश करता हूं। इस वहां पर पर्पस अलग होता है। मैं चूंकि प्रोफेशनल एक्टर हूं, मेरा ये फर्ज होता है कि मैं एस्थेटिकली चीजों को क्लीन करके कितना सुंदर बना सकता हूं कि पेन भी जो है वो देखने में, सुनने में अच्छा लगे। और उस हाँ, ये बहुत जरूरी है। और कोई सवाल? जी सर, जा रहा है। एक सवाल। मैं 4 परफॉर्मेंसेस YouTube पे देख के माइम नहीं सीख सकता। माइम संस्कृत की तरह है, आपको अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे, आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ेगा। इसी तरह नाटक का भी ऐसा है। देखो, उत्पल दत्त तो किसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नहीं गए थे, लेकिन वो कमाल कलाकार थे। लेकिन उस पीरियड में इस तरह के स्कूल्स नहीं थे। वहां ग्रुप में ही एक पूरा जो एक तो थिएटर जब उत्पल दादा के टाइम में या शंभू मित्रा जी के टाइम में हुआ था, वो रिएक्शन में हुआ था, ब्रिटिशर्स का वो जाना, और वो और स्पेशली बंगालियों के तो ब्लड में है, मतलब थिएटर और ये और यात्रा फॉर्म है इनकी, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। तो मतलब ये कहना कि इंस्टीट्यूट होगा, इंस्टीट्यूट में देखिए क्या होता है, इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको ये सिखाया जाता है, ये मत करो और कुछ भी करो, ये मत करो।
शरीर को सधाओ, क्योंकि देखिए बॉडी लैंग्वेज जो है, एक्टर के दो ही माध्यम है, एक है आवाज और एक है शरीर। रिसर्च ये कहती है, मैंने एक किताब पढ़ी थी, अगर आपको इच्छा हो तो आप भी पढ़िएगा। डेसमंड मॉरिस एक राइटर हुए हैं कमाल के, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत लिखा है, कमाल लिखा है, किताबों की किताबें, इंग्लैंड के थे और उनकी डेसमंड मॉरिस, और इनका अच्छा किताब क्या था? हाँ, वो मैन वॉचिंग, बॉडी लैंग्वेज, हाँ, ह्यूमन जू, तो इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं, वो आपको पढ़ने से आपको समझ आएगा। रिसर्च ये कहती है कि आप 24 घंटे में जितना कम्युनिकेट करते हैं उसका 65% आप बॉडी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। 65, माइंड इट। 20-25% आप एक्सप्रेशन यूज करते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब हाँ, ओ, ओनली 15 to 18% यू यूज द वर्ड्स। तो अब आप सोचिए, ये किसी इंस्टीट्यूट में जाकर ही आपको ये ज्ञान मिल सकता है। ये ग्रामर कोई गुरु, हाँ, तो कोई गुरु ही आपको ये समझा सकता है। तो इसलिए जाना जरूरी होता है बेसिक अल्फाबेट जानने के लिए। अगर सपोज आप कहें कि जी मैं तो एक छोटे से टाउन में रहता हूं, कस्बे में रहती हूं, तो वहां तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और मैं आ नहीं सकती, तो आप इस तरह कर सकते हैं, पूल करके कुछ जितना भी हो सकता है, जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स है उनको अपने कस्बे में बुला लीजिए, वो आके 1 महीने की ट्रेनिंग, 2 महीने की ट्रेनिंग, 3 महीने की ट्रेनिंग कर जाएगा। बेसिक तो समझ आएगी ना आपको। आपको पूरा थिएटर तो, मैं तो एनएसडी करने के बाद रेपर्टरी में 6 साल रहा, मैं तो कहता हूँ मुझे अभी भी थिएटर सीखना है। थिएटर पूरा है ये तो कभी भी नहीं आ ही नहीं सकता। नोबडी कैन क्लेम कि मैं बस मेरे को आ गया थिएटर, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, और सवाल। इफ यू आर नॉट एन एक्टर बट यू हैव टू परफॉर्म अ प्ले, देन हाउ डू यू ओवरकम द हेजिटेशन? वो बहुत सिंपल है, ये डायरेक्टर पे और टीम पे डिपेंड करता है कि आप उसको एक्टर बन के डराओ मत, जो आप बाकी लोग हो। इफ इज मेकिंग में फ्रेंड, मैं तेरे से ये सवाल दे दियो, जैसे मतलब वो गौरव जो है वो कैलाश को जवाब देगा, बात कर, उसको डराओ मत ना, माहौल ऐसा क्रिएट करो। यू हैव टू डू थिएटर गेम्स फर्स्ट। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की गेम्स होती हैं, बहुत आसान हैं। आप वो छोटे छोटे 4-5 ग्रुप बना के पहले अपने ही उसमें एरिया में करिए, और उस जो दोस्त आपका नया आया है उसको एक बार लीडर बना दीजिए, उसको ज्यादा दे दीजिए। तो पहले तो आप अपने लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं ना, फिर जब ये समझ आ जाए, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर एक बड़े ग्रुप के सामने उसको परफॉर्म कर दे दीजिए, और धीरे धीरे उसमें उसकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। मैंने तो कई बार किया है एक्सपेरिमेंट, एंड इट इज इजी, क्योंकि जो स्कूलों दादा आप कुछ कह रहे हैं? खुद भी डर जाते हैं, कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माइम में नए कलाकारों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? उन्हें किन मूलभूत तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए या देना होगा? ये तो अभी युवराज भाई जी बोल रहा था ना कि एक्टर को तो शरीर के बारे में पता होना चाहिए ना, बॉडी मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बाद मन के बारे में उसको पता होना चाहिए, उसका इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन, ये सारे चीजों में उसको ध्यान रखने पड़ता है। जी सर। ठीक है ना। तो ऐसा माइम एकदम नया होगा तो उसके लिए कुछ सीखने पड़ेगा। एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म जैसा है, बिना सीख के आप नहीं कर सकते हैं, आपको सीखने पड़ेगा। पहले अल्फाबेट, ग्रामर सीखने पड़ेगा, करने के बाद उसको एक्सरसाइज से टेक्निक बनता है, टेक्निक सीखने पड़ेगा, टेक्निक से एक्टिंग होता है, तो आपको कोई सारे सीखने पड़ेगा, ऐसा ही नहीं हो जाएगा। जी सर। सर ये प्रश्न है सर आप दोनों के लिए, आप बारी बारी से जवाब दीजिएगा। रंगमंच के लिए नई पीढ़ी के दर्शकों को आकर्षित करने के लिए आप किन अभिनव तकनीकों और तरीकों का उपयोग करते हैं, या फिर हमें करना चाहिए जो अभी आने वाली पीढ़ी है? नहीं, देखो थिएटर नया आने वाले नया पीढ़िया और बुजुर्ग
ओल्ड मैन के लिए अलग अलग अपना अपना फीलिंग जो है, उन लोगों का दर्शक का मन जैसा है वैसा ही वो होता है। सीन तो एक ही होता है, लेकिन उसको देखने के लिए अलग अलग होता है, हर एज का अलग अलग फीलिंग होता है। अभी जैसा मैं बोलता हूँ, शाहरुख खान और काजल का कोई लव सीन हो रहा है, 70 साल की ऊपर आदमी बोलेगा यार आजकल ऐसा करते हैं लोग, हमारा टाइम में ऐसा नहीं होता था, है ना। कम उम्र वाले लड़का लड़की बहुत एंजॉय करते हैं, हॉल में सीटी बजा देते हैं, चिल्लाते हैं एक्टिंग देख के। तो ऐसा तो एक्टर के साथ साथ एज के साथ साथ उसका फीलिंग भी अलग हो जाता है, इसके साथ उसका एजुकेशन, उसका मेंटालिटी, ये सब निर्भर करता है दर्शक को। जी सर, कब तक पुराने प्लेस खेले जाएंगे? अंधा युग जैसे बार बार वो रिपीट हो रहा है, तो नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए किस प्रकार से हम जो है प्रयास कर सकते हैं? पुराना भी होना चाहिए, नया भी होना चाहिए। देखो नहीं तो सॉरी, देखो क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे स्कूल में बच्चों के साथ 35 साल काम किया है। मैंने क्यों शुरू किया था ये काम? उसका कारण यही था कि कोई स्कूल बच्चों के लिए कोई काम करता ही नहीं, लिखता ही नहीं है। ना बच्चों के लिए कविताएं हैं, ना बच्चों के लिए नाटक है, ना बच्चों के लिए कोई भी चीज नहीं है। इसलिए रियलिटी शोज में वो बॉलीवुड की चीजें करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई लिखता ही नहीं है। देन व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज आई स्टार्टेड राइटिंग, और जब मैं आई स्टार्टेड राइटिंग आई यूज्ड टू इंक्लूड चिल्ड्रन, उन बच्चों को मिलाता था, हम ग्रुप में प्ले को तैयार करते थे, और मैं उन चीजों पे करता था जो उनकी प्रॉब्लम है। जो आपका सवाल था, पुराने प्ले करते हैं अंधा युग और ये और वो एक थोड़ा फैड है लोगों में, है कि अगर हमने मोंटो नहीं किया तो फिर थिएटर नहीं किया, अगर हमने अंधा युग नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया, और अगर हमने मोहन राकेश का, अरे भाई वो बहुत जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन अंधा युग या मोहन राकेश को करने के लिए आर यू रेडी? आर यू ए ट्रेन्ड एक्टर? उस तरह की स्क्रिप्ट को हैंडल करने के लिए आपके पास डायरेक्टर उस तरह का उस सियाना डायरेक्टर है जो उस थीम को हैंडल कर पाए? तो इसलिए बहुत बेहतर ये होगा, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा ये मानना है कि जो प्रेजेंट हालात हैं उन पे कोई नाटक लिखा हुआ, कि देखो नाटक लिखे नहीं जाते हैं आजकल, बहुत कम है, ज्यादातर बंगाली लिखते हैं या मराठी लिखते हैं नाटक, और तो हम नॉर्थ वाले तो कुछ करते ही नहीं, हम तो इधर से चुरा उधर से चुरा या अंग्रेजी चीजों की अनुवाद कर उसी पे कर रहे हैं। कहानियों का मंचन कीजिए, अच्छी कहानियां लिखी जा रही हैं हिंदी में, बहुत खूबसूरत, महिलाएं भी लिख रही हैं, पुरुष भी लिख रहे हैं, आप उनका मंचन कीजिए, और वो कंटेम्परेरी कंटेंट है, वो रेलेवेंट है, वो आज के हालात के ऊपर लिखी हुई है, तो आप उनको क्यों नहीं लेते हो? आप उनको लीजिए, आसान है, इजी है, क्योंकि वो रोजमर्रा आप अपने सराउंडिंग्स में वो चीजें होते हुए देखते हो। आप अंधा युग करोगे तो आप महाभारत में कैसे विजुलाइज कर सकते हो यार? उस फिलॉसफी को कैसे? आपको पहले तो महाभारत पढ़ना पड़ेगा, उसका इंटरप्रिटेशन जानना पड़ेगा। मेरा सिर्फ ये मानना है, एक्चुअली क्या इतने थोड़े टाइम में मैं सारा कुछ नहीं समझा सकता, कोई और सवाल हो तो बताओ। सेल्फिश वर्ड सेल्फ कौन नहीं होता? कौन नहीं होता सेल्फिश? देखो सेल्फिश इस सेंस में नहीं हो सकते ना, देखो यू आर वर्किंग इन ए टीम, इफ यू आर सेल्फिश देन यू आर परफॉर्मिंग फॉर द थिएटर, फॉर द प्ले, तो देन यू आर हार्मिंग द प्ले। अगर आप सेल्फिश हैं तो आप कह रहे बस मैं एक्टर हूं और मुझे ही दिखना है स्टेज पे, तो आप नुकसान कर रहे हैं। यू आर पैच ऑन द प्ले, यू शुड बी थ्रोन आउट। आपको टीम में काम करना है, उसमें जो मतलब एक सिपाही भी बना है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हीरो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको एक दूसरे की इज्जत करनी है। सेल्फिश आप घर में होइए कि आप अपनी वॉइस प्रैक्टिस कीजिए, बॉडी लैंग्वेज में, वहां जाके सेल्फिश होइए ना, जाके पढ़िए, सेल्फिश होना तो पढ़िए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे एक्टर्स में, मैं नॉर्थ वालों की बात कर रहा हूँ, बंगाल या महाराष्ट्र की मुझे नहीं पता, ये पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ 5 नाटक पढ़ के कहते कमाल कर दिया है। तो पढ़ोगे नहीं तो देखो दादा, मैं ना जब स्कूलों में जाता था तो मैं एक छोटा सा सवाल किया करता था स्टूडेंट से कि विचार यानी थॉट कहां से आती है?
तो 90% बच्चे कहते थे दिमाग से आती है, तो मैं कहता था दिमाग से नहीं आती, दिमाग में आती है, पर आती बाहर से है। विचार जो है, थॉट बाहर से आता है। मतलब आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां जितना आप इनको एक्सपोजर दोगे, जितना सुंदर खराब देखोगे, जितना सुंदर सुनोगे, म्यूजिकल सुनोगे, सुर सुनोगे तो बेसुरे का भी पता चलेगा। जितना सूंघोगे, जितना टेस्ट करोगे, जितना टच करोगे, एनिमल को भी टच करो, ह्यूमन को भी टच करो, तो तब आपका ज्ञान इस तरह से बढ़ता है। अपने कंप्यूटर जो ये है, एक्टर के लिए बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेशन भयानक जरूरी है। माइम है उसमें तो मतलब अगर आप खामोशी से बैठ के किसी कैरेक्टर को, जो आप चाय की दुकान पे बैठे हो, अगर आप नहीं सुन देख रहे, ऑब्जर्वेशन आपका नहीं है, आप माइम कर ही नहीं सकते। देखिए टेक्निक तो है उसमें, वो तो हम बाद में बात करते हैं, पर आपकी ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। आपको बॉडी लैंग्वेज देखना है, बहुत जरूरी है। आप सेल्फिश अगर आपने होना तो घर की तैयारी में सेल्फिश हुई है, स्टेज पे आके, टीम में आके सेल्फिश नहीं होना है। वहां पर आप एक यूनिट है, एक यूनिट, एक टीम को एक्टर के साथ शेयर करना है, वहां सेल्फिश होने से नहीं होगा। हाँ, को एक्टर ने तो रिएक्ट करना है। हाँ, एक्टर को डुबा रहा हूँ, एक्टिंग ठीक से कर नहीं दे रहा हूँ, ये सेल्फिश अच्छा नहीं है जी। होता क्या, देखिए आप अगर पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और 100% आप डिलीवर कर रहे हैं और रिएक्शन दे रहे हैं अपने को एक्टर को सही से, तो वो रिएक्ट कर, अगर आपने जेन्युइन दिया रिएक्शन तो वो भी अच्छा रिएक्शन मिलेगा। अगर आप सेल्फिश हो जाते हैं, अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, आपके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप नुकसान कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस का। लिखा आ रहा है, नहीं होती वीडियो कैमरा एक्टिंग पर आना क्यों सक्सेस का पैरामीटर बन गया है। ये तो आपने बना दिया है, पैरामीटर तो आप बनाते हो, आपने थिएटर देखा ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अब घर से निकलते ही नहीं है। आपके पास मनोरंजन जो है टीवी, इडियट बॉक्स, और सबसे ज्यादा जो नुकसानदायक है, वायरस है, वो है सेल फोन। आप उससे आंख हटाते नहीं। जब तक आप ऑडिटोरियम में नहीं जाओगे, आप देखोगे नहीं थिएटर, तो आपको क्या पता लगेगा। इसका जो खूबसूरती है वो वीडियो कभी नहीं कर सकता। मैं 73 साल का हो गया, मैंने 2 सीरियल भी किए, गांधी फिल्म में छोटा सा एक सिपाही का रोल भी किया, सिर्फ ये जानने के लिए कि माध्यम क्या है। लेकिन मुझे थिएटर से सुंदर कोई चीज नजर नहीं आई। मैं अभी भी थिएटर करता हूं। हाँ, ये तय है कि आप अगर आप पोइट्री कर रहे हैं, आप पोइट्री को मैं ड्रामेटिक तरीके से, अपने तरीके से उसको पेश करता हूं, तो उसमें मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं एक टेबल लैंप के से कर लेता हूं, मेरा पूरा स्टूडियो है सामने, मेरे ये लैपटॉप खुला हुआ है, तो मैं अच्छी पोइट्री कर सकता हूँ। तो वीडियो, अगर आपने वीडियो भी करना है, थिएटर करना है, तो मैंने ये शुरू कर दिया है। मैं थिएटर ही कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो से कमता पहुंचा रहा हूँ लोगों तक। क्या हुआ दादा, लाइट चली गई क्या? लाइट चली गई, कोई बात नहीं, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए, आप तो माइम वाले हैं, आपको इतनी लाइट काफी है, आपका चेहरा बोलता है आपका चेहरा बोलता है, आपका एक्सप्रेशन बोलता है। जर्नी कहां से शुरू करें? अरे जर्नी क्या, बाहर निकलो ना। मैंने कहा बाहर निकलो, थिएटर ग्रुप में जाओ। पहले तो थिएटर देखो, बहुत जरूरी है, थिएटर देखना बहुत जरूरी है। ऑडियंस की जरूरत है थिएटर को, वरना थिएटर खत्म हो जाएगा। आप सिनेमा हॉल में चले जाते हो, उससे जितने पैसे वहां देते हो थिएटर में दो ना, थिएटर भी चलेगा और आपको डायरेक्ट रिस्पांस मिलेगा ऑडियंस का। बिल्कुल ऑडियंस सामने बैठी है। फिल्म जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, टीवी बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, लेकिन वो कैमरा का और एडिटर का मीडियम है। अगर 10 टेक लेके या 20 टेक लेके एक टेक रखना है, तो उससे तो गधे से भी एक्टिंग करवाई जा सकती है। तो यहाँ नहीं है ना थिएटर में, इसमें गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए, एनर्जी चाहिए, जज्बा चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और ऑडियंस के साथ मुझे रेपो बनाना है, पुल बनाना है, ये जरूरी है। एक बार दादा, मुझे याद है, प्लीज करेक्ट मी, एक बार हमारे
मतलब हम जिनको गुरु मानता हूं मैं, स्पेशली मार्शल मर्सियो, वो जब अपने प्राइम एज में थे तो उन्होंने बहुत कुछ 4-5 महीने लगा के एक परफॉर्मेंस तैयार की, बिप नाम से, बिप था उसका नाम। तो वो तैयार की और उन्होंने परफॉर्म किया पेरिस में, और बड़े बड़े लोगों को बुलाया, क्रिटिक्स को, पेज 3 वालों को, और जब खत्म हुई तो सब लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दी, खड़े हो गए। तो एक महिला ग्रीन रूम में उनके पास आई, कहती, मार्शल मर्सियो, you were so great, your body was this, you this, I wish if you could speak। अच्छा, अब बताइए, मायूं को कोई ये कहे I wish if you could speak, इससे बड़ी लानत क्या होगी। उनको बड़ा दुख हुआ, वो रो दिए, बहुत रो दिए। और उसके बाद उन्होंने 2 महीने और प्रैक्टिस की, और फिर स्पेशल पर्सनल इनविटेशन पे उस महिला को बुलाया, परफॉर्म किया, और स्टेज पे ही उससे पूछा खत्म करने के बाद, डू यू थिंक आई वॉज सपोज टू स्पीक, आई शुड हैव स्पोकन। तो उसने कहा, सॉरी नहीं, तुम्हारा शरीर का एक एक हिस्सा बोल रहा था। तो ये होती, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। आपको दीवानगी, मतलब जुनून होना चाहिए थिएटर करने के लिए। थिएटर में खाली मतलब एक नाटक देखा, चलो मैं भी एक्टिंग करूंगा, या नवाजुद्दीन को देखा, हालांकि बहुत अच्छा एक्टर है, मैं भी बॉम्बे जाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है। नवाजुद्दीन ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। सर जो कि फोन के एडिक्टेड है, मशीन मेड एंटरटेनमेंट जो है उसके बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। तो एक उनके पास ऐसा केस आया कि एक बच्चा वो फोन के हटने से, जब तक वीडियो चल रहा है वो खाना खा रहा है, और जैसे वीडियो हटाया गया वो खाना उगल दे रहा है। तो उनका कहना था कि हम किस तरीके से बच्चों को इस मशीन मेड एंटरटेनमेंट से हटाकर थिएटर जैसे लेकर आए। और बहुत अच्छा सवाल, बहुत गंभीर सवाल है। इसके ऊपर तो है कि आपको यू नीड गुड किड्स। आपको 10th से ऑनवर्ड, 10वीं 11वीं या 8वीं से बच्चे, 4-5 सियाने बच्चे लेके, प्लस टीचर्स को लेके, प्लस थिएटर वालों को लेके, इनको मिलके एक आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। यू हैव टू राइट समथिंग, एंड देन आपको सारे बच्चे जो एक ग्रुप को बुलाइए और उनको कहिए कि आप सारे अपने सेलफोन से हमारा वीडियो बनाओ, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो वीडियो बनाना भूल जाए, दे गेट इन्वॉल्व। और थिएटर इस तरह से करिएगा वो कंटेंट को कि जो देखने वाले हैं उनको इन्वॉल्व कर दीजिएगा, उनको स्टेज पे बुला लीजिएगा, तुम वो सामने वाले, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ये थे, समथिंग ऑफ दैट, इम्प्रोवाइज समथिंग एंड ब्रिंग हिम और हर ऑन स्टेज, and then everybody will clap because that he is an audience member or she is an audience member। तो आप स्टेज पे देखिए, धीरे धीरे, दवाई कोई भी खाना नहीं चाहता। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरी माँ दवाई खिलाने के लिए बर्फी के पेड़े में अंदर दवाई डाल के मुंह में डाल देती थी। तो थिएटर या रियलिटी कड़वी होती है, इतनी आसानी से नहीं होता। एक्सेस जो है वीडियो का और स्पेशली सेल फोन का, इसके लिए तो जिम्मेवार पेरेंट है। जब अगर वो एक मतलब माँ शॉपिंग कर रही है और उसके प्रेम में बच्चा है और वो हल्ला कर रहा है तो जल्दी से उसको दे देती है सेल फोन, तो वो उसमें देखने लग जाता है, तो कसूर बच्चे का कहां से हुआ? भाई बच्चे को जो एक्सपोजर आप दोगे वही तो सीखेगा। आपने उसको दिखाया ही नहीं। मेरे माता पिता तो मुझे रामलीला दिखाते थे, हमारे टाइम में तो सेल फोन का फोन भी नहीं था, तो हम भी तो बड़े हुए हैं। तो इसका रीजन सिर्फ ये, देखिए थिएटर के लिए सेल फोन को हटाने के लिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आज बैठा आपसे जो कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ये सेल फोन की वजह से ही है। ये उसी तरह है कि न्यूक्लियर जो है, या तो उससे बिजली बना लो या उससे बम बना लो। हाँ, तुम्हारी तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। आप यूज कीजिए सेल फोन, किसने मना किया? सारे बच्चे करो, बूढ़े भी करो, हम लोग भी करते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव ख्याल कीजिए, पॉजिटिव उसके इस्तेमाल एज ए डिवाइस जिससे आपको मदद मिले। आप गूगल ड्राइव में अगर आप कार में बैठ जाए, लोकेशन पे जाना है, तो सेल फोन का मायना है, लॉजिक है आपका रखना, उसका जरूरी है। आपको आज मुझे याद है हम फोन करते थे तो घंटों बैठते थे जाके और डाकखाने में जाके बुक कराते थे कि हमें फलानी जगह फोन करना है। और आज एक रिक्शा वाला भी जो है 20 रुपए का टॉक टाइम डालता है और अपने बिहार में आराम से बात कर लेता है। तो सेल फोन के अपने फायदे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द सेल फोन। ओनली थिंग इज एडिक्शन जो है उसको दूर करने के लिए
पेरेंट्स को, दोस्तों को बहुत, आपको एक सेशन शुरू करना होगा, ऐसी थिएटर क्लासेस या कम्युनिटी क्लासेस करने होंगे जिसमें ढेर सारी बातें हों। आप लोग एक दूसरे से बातें करें, इन्वॉल्व करो वोकली, कोई भी सब्जेक्ट बोलो, जिस भी सब्जेक्ट पर बात करो, हम सारे करेंगे। तो सब बच्चे को आप इन्वॉल्व करो। अभी क्या है, ना तो पेरेंट्स के पास टाइम है बच्चे को अटेंड करने के लिए, और ना ही बच्चे के पास, वो आता है थोड़ी देर खाना खाया, थोड़ा सा लेटता है, फिर वो होमवर्क करने लग जाता है या ट्यूशन पे चला जाता है, और जब थक जाता है तो सेल फोन उसके पास एक तरीका है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। मुझे याद है, मैं जब छोटा था, मेरी माँ टीचर थी, बहुत अच्छा गाती थी, तो जब हम थक जाते थे, सारे कुछ सोने को होते थे, तो हमें गाना सुनाती थी, और वो भी सुरैया के और नूरजहां के गाने सुनाती थी। तो अभी तक कान में सुर है हमारे। तो ये देखिए ना, पेरेंट्स का कनेक्शन जरूरी है, पेरेंट का कनेक्ट जरूरी है। दादा और मैं समझ सकते हैं कि हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी बुआ हमको कहानियां सुनाती थी, चाहे वो रामायण की हो, चाहे राजा रानी की हो, तो हमारी विजन ही अलग होता था। अभी तो ये है कि ग्लोबली हम जुड़ गए हैं सेल फोन से, लेकिन नॉलेज और थिंकिंग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमको नॉलेज तो मिल रही है, पर हमको थिंकिंग नहीं दे पा रहा है सेल फोन। थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट, नॉलेज। नॉलेज तो ठीक है, आएगी, किताबों से आएगी, स्कूल से आएगी। थिंकिंग, व्हाई आई एम, व्हाई जो क्वेश्चंस हैं, व्हाई, ये जरूरी है। और कोई सवाल? मैं तो बेटा पिछले 40 साल से कोई फिल्म नहीं देखी। मेरा भी ऐसा ही है। मैं फिल्म देखना पसंद ही नहीं करता। मैं, हाँ, जो टीवी है उस पे 15 मिनट के लिए कभी कोई फिल्म देख ली। ज्यादा से ज्यादा मैं वो वाली फिल्में देखता हूँ जिसमें दिमाग ना लगता हो, यानी अक्षय कुमार की, जैकी चैन की, स्टंट हुआ, कॉमेडी हुई, दर 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 खत्म, कहानी खत्म। इससे ज्यादा नहीं। मैं रोने धोने वाली, बहुत ज्यादा कंटेंट में ये और वो, गरीबी और पता नहीं क्या क्या दिखाना, मेरे को वो नहीं आता। मैं पढ़ाई का, जहां तक, तो मैं फिल्म नहीं, सीरियसली कह रहा हूं, मैं नहीं देखता हूँ। 40 साल से नहीं देखी। जब देखी थी तब एनएसडी के दौरान देखी थी, उसके बाद मैं फिल्में नहीं देखता। टीवी पे एक आधी दिख जाए तो दिख जाए, वो भी थोड़ी देर के लिए देखता हूँ। मैं ज्यादा नॉलेज बेस्ड जो चीजें हैं उनको देखना पसंद करता हूँ। अखबार पढ़ता हूँ। मुझे कारंत साहब ने सिखाया था। जब बीबी कारंत आए तो मुझे बहुत प्यार करते थे। वो कहते थे, तुम्हारी प्रॉब्लम एक ही है, तू पढ़ता नहीं है, बिल्कुल जाट बुद्धि है, तो तू अभी तो पढ़ने से रहा क्योंकि बड़ा हो गया है। तुम एक काम किया करो, 3 अखबारों के एडिटोरियल पढ़ लिया करो। तो तीनों अखबारों में एक ही सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग विचारधारा मिलेगी, उससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इन्वॉल्व करूं उन स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स इन्वॉल्व करें, पेरेंट्स सवाल करें या उनसे सुनना चाहें, आज स्कूल में क्या हुआ, आज कॉलेज में क्या हुआ, मतलब जो भी है। जब तक आप बच्चे के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, वो सेल फोन चाटता रहेगा। पहले तो आपने लेके दिया, वही गलत किया, चलो ले दिया भैया, कोई वजह होगी, लेकिन आप उसके साथ बातचीत कीजिए। बहन भाई आपस में बात करे, भाई भाई बात करे, भाई पिता करे, माँ पिता करे, उनको पूछिए आप कॉलेज टाइम में कैसे थे, आपका जमाना कौन सा था। मैं तो अपने बेटे से बात करता हूँ, हमारी खूब बातें होती हैं। तो ये क्या है, हाउ टू इम्प्रूव वॉइस एंड स्पीच ट्रेनिंग, वॉइस एंड ट्रेनिंग। देखिए, इसका ताल्लुक, वॉइस और स्पीच का ताल्लुक बहुत सारी चीजों से है। एक तो है वॉइस में आपका ब्रेथ आपको योगा करना पड़ेगा, योगा सीखना पड़ेगा, आपको प्राणायाम सीखना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तानी तरीके बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत है। आपको फेफड़ों में जान होनी चाहिए आपके, वरना आपकी जो स्पेस है इन बिटवीन ब्रीदिंग का, वो टूटेगा, सांस टूटेगा, डायलॉग पूरा नहीं करेगा। उसमें कब सांस लेना है, ये सारी चीजें ट्रेनिंग से आती हैं। लेकिन उससे पहले सिगरेट छोड़ दो, क्योंकि वो आदत, सांस तो तुम्हारा भाई खा जाएगी, वही बर्बाद कर देगी। दूसरा ये है कि आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज हैं, ओम का उच्चारण है, एक सुर पे हारमोनियम पे लगा के, अगर हारमोनियम नहीं है तो सेलफोन पे किसी स्केल पे, जो आपका स्केल है उस पे लगा दो, लूप आता है, उस पे ओम बोलिए, और टमी से, डायाफ्राम से शुरू करते हुए उच्चारण करते, गले से आते हुए और तालु से, और फिर नेजल साउंड से करिए। म जो है, आप लिप्स को बंद करेंगे तो म इधर टच होगा, सिर पे आप हाथ लगाएंगे, वाइब्रेशन होगी।
ये ट्रेनिंग है यहाँ, मतलब एकदम से बताना शॉर्टकट नहीं है, ट्रेनिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, ट्रेनिंग तो टाइम लेगी ही। वो क्या लिख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा। हाँ, उसका दम, जिसको हम दम बोलते हैं, ये दम, कितना देर तक तुम डायलॉग बोल सकते हो, ये सब हो जाते हैं, लेकिन ये लोग करते नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या कह रहा है, गुरुजी मुझे लगता है मैं सबसे अच्छा एक्टर हूं और मैं नेचुरल एक्टिंग करता हूं, इसके बारे में कुछ। अरे अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबसे अच्छे अच्छे एक्टर हो, पहले तो बेटा देखो क्या होता है, ये तुमने खुद को खुश करने के लिए अच्छा ख्याल है, ये लोग कहेंगे बेटा आप अच्छे एक्टर हैं, आप अपने आप को अच्छा एक्टर, आपको कैसे पता, आपने अपने लिए कब एक्टिंग की है, वो खुद को कब दिखाया कि मैं, देखो मैं एक्ट कर रहा हूं और मैं ही देख रहा हूं। एक्टिंग अच्छी करते हो तो उसके लिए लोग चाहिए ना देखने वाले, वो लोग बताएंगे कि तुम अच्छे एक्टर। अच्छा एक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होना इंपॉर्टेंट होता है, एक्टर अच्छा नहीं होता, एक्टर सही होता है। ये रसगुल्ला नहीं है कि अच्छा है रसगुल्ला लेकिन नुकसानदायक है, दवाई दवाई कड़वी है लेकिन सही है। तो आपको लोग बताएंगे कि आप ठीक कर रहे हैं तो ताली मारेंगे, उसका मतलब यह है कि आपने जो बोला वहां तक पहुंचा, वो आपके एक्टिंग के स्किल को, आप बंदर नहीं है जो नाच के बता रहे हैं और वो ताली मारेंगे, आप वहां पर एक पर्टिकुलर विचार को जो किसी लेखक ने लिखा है वो लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि वो इस तरह से पहुंचाना है कि सुनने वाले को लगे ये तो मेरे विचार हैं, वो तब ताली मारेगा, ऐसे थोड़ी होता है जी। सर ये बहुत